हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, तो आज हम अब फंडामेंटल राइट्स कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि आर्टिकल आर्टिकल 29 से लेके 32 तक हम कवर करेंगे, जिसमें 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिट्स से रिलेटेड। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। अब माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं दोस्तों? माइनॉरिटीज़ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है जी, तो इट इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट अगर हमें समझना है कि माइनॉरिटी क्या है तो किस टाइप की होती हैं। एक होती है रिलीजियस माइनॉरिटी और एक होती है लिंग्विस्टिक। अब लिंग्विस्टिक का मतलब क्या हुआ? लैंग्वेज। ठीक है जी, लैंग्वेज कल्चर हो गया। अब रिलीजियस माइनॉरिटी का अगर हमने देखना है, माइनॉरिटी का बेसिकली मतलब होता है जिनकी संख्या कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये एक स्टेट है जिसमें कि 80% जो हैं वो हिंदू हैं, तो ये एक जो हिंदूज़ हैं वो मेजॉरिटी हो जाएगा। और इसमें फिर आपके 10% जो हैं मुस्लिम्स हैं, फिर 5% उसमें सिख हैं, फिर 2% शायद आपके जैन हैं। इसी तरीके से डिवीज़न हो गया है, तो इनको हम माइनॉरिटी कह सकते हैं। ठीक है जी, जो 80% वाले हैं वो हमारे हो गए मेजॉरिटी, और जो कम हैं उनको माइनॉरिटी कहेंगे। बिल्कुल सिंपल उसमें है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि ये कहता है कि इट प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब कोई ऐसा सेक्शन जो कि किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में रिजाइड कर रहा है, मतलब रह रहा है, जिसकी कि एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो, मतलब एक अलग सी लैंग्वेज हो, ठीक है जी, या स्क्रिप्ट हो या कल्चर या खुद का कल्चर हो, शेल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर सपोज़ कहूँ कि मैं रहता हूँ हिमाचल में, ठीक है जी, और यहाँ पे जो आपके हैं टांकरी एक लैंग्वेज होती थी। टांकरी टांकरी एक लैंग्वेज होती थी जो कि विलुप्त हो रही है। तो अगर उसको सेव करना है तो मेरे पास वो राइट है जो कि आर्टिकल 29 में दिया गया है। या कोई ऐसा पर्टिकुलर कल्चर है, ठीक है जी, कोई ऐसी प्रथा है, कल्चर है जिसको बचाना है, तो वो आर्टिकल 29 के अंतर्गत दिया है। आगे क्या कहता है कि फर्दर नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन ऑन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। ठीक है जी, तो मतलब कि आपकी एडमिशन किसी भी इस पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे नहीं रोकी जा सकती जिसमें कि रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज के ऊपर नहीं दे सकती। ठीक है जी, फिर आता है आपका आर्टिकल 29 कहता है कि ये प्रोटेक्शन ग्रांट करता है बोथ टू रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। हमने ऊपर डिस्कस किया था कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ जो है आर्टिकल, ये रिस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज़ ही नहीं है, ये कॉमनली भी एज्यूम किया जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को ही प्रोटेक्शन है। अगर कॉमनली किसी और के साथ भी है, जैसे ये वाला ग्राउंड, तो हम उसको वहाँ पे भी ले सकते हैं। ठीक है जी, फिर ये इसलिए कहा है कि कुछ जगह पे कोई माइनॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिख्स जो हैं हमारे, वो एक माइनॉरिटी माने जाते हैं पूरे इंडिया में, लेकिन वही सिख्स जो हैं पंजाब में मेजॉरिटी है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये आर्टिकल 29 का एक ब्रॉडर स्कोप है। ठीक है जी, कि सिर्फ रिलीजियस और इस पे ही, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही नहीं हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज इंक्लूड्स द राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपके पास हक है कि आप अपनी लैंग्वेज या अपनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की प्रोटेक्शन के लिए आप बोल सकते हैं। ठीक है जी, इसमें इसलिए कहा गया है कि पॉलिटिकल स्पीचेस जो होती हैं या प्रोमिसेस मेड जो होते हैं टू कंजर्व द लैंग्वेज जो हैं, उसको करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक मिनिस्टर हूँ, ठीक है, और मैंने अपने एक जनसभा में कह दिया लोगों से कि हम इस पर्टिकुलर कल्चर को बचाने के लिए ये करेंगे, एक प्रॉमिस बोल दिया, या हम अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए ये करेंगे। ठीक है जी, जैसे कि इन तमिलनाडु तमिलियंस हैव वेरी मच ऑफ
लैंग्वेज को लेके दे आर वेरी वेरी कंसर्न्ड। सिमिलरली केरला में भी दे आर प्राउड ऑफ मलयालम। ओके, तो दिस इज़ समथिंग दे हैव द राइट एंड दे दिस राइट इज़ अंडर आर्टिकल 29। मतलब कि हर कोई अपनी रिलीजन और लैंग्वेज को बचाने के लिए अपने काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं आर्टिकल 30। अब ये आर्टिकल 30 और 29 इकट्ठे चलते हैं। ठीक है जी। अब इसमें कहते हैं कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है दोस्तों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक क्रिश्चियन हूँ, ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास ये पूरे अधिकार है कि मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकूं और उसका एडमिनिस्टर भी कर सकूं। ठीक है दोस्तों, अब आर्टिकल 30 क्या है कि ग्रांट करता है वेदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, इसके पास एक राइट है टू फॉर्म, एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है कि इन्होंने कुछ तीन चीज़ें डिफ़ाइन करी हैं। वो राइट्स कैसे डिफ़ाइन करे हैं, तीन चीज़ें। वो ये है कि पहला ये है कि ऑल माइनॉरिटीज़ शेल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। मतलब कि आप कोई माइनॉरिटी हैं, सिख हैं या बुद्धिस्ट हैं या फिर आप मुस्लिम हैं, ठीक है, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। दूसरा, द कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शेल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड द राइट गारंटेड टू देम। मतलब कि आपकी स्टेट ने कोई भी एक्विजिशन का मतलब होता है आपने कोई लैंड लेनी है, ठीक है जी, वो कोई भी लैंड की जो रेट फिक्स करी है, ठीक है दोस्तों, मतलब कि स्टेट ने कोई भी अमाउंट रखा है लैंड लेने के लिए, वो इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। किस चीज़ के लिए? राइट जो इनको गारंटी किया गया है टू बाय, टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसी के साथ दोस्तों क्या हुआ था कि हमारा जो पहले राइट टू लैंड था उसको हमने डिलीट कर दिया था। किसके अंतर्गत? 44th अमेंडमेंट 1978 जो हुई थी एक्ट, उसके अंतर्गत राइट टू लैंड जो है वो डिलीट करके उसको हमने राइट टू प्रॉपर्टी जो था एक लीगल राइट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, इसीलिए। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट कहता है कि इन ग्रांटिंग एड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेज्ड बाय अ माइनॉरिटी। इसका मतलब ये है कि स्टेट जो है वो भेदभाव नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल उनके पास अगर फंड्स हैं, जैसे अगर 5 करोड़ फंड्स आ गए एक स्टेट के पास, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने 4 करोड़ एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी के लिए दे दिया और 1 करोड़ जो है वो माइनॉरिटी के लिए दिया है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। ठीक है जी। और अगला पॉइंट क्या है कि राइट अंडर आर्टिकल 30 ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट ऑफ अ माइनॉरिटी रेडी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन ऑन इट्स ओन लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मैं एक मुस्लिम हूँ और मैंने एक अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया है, तो मेरा हक बनता है कि मैं उसको उर्दू में पढ़ाऊँ या फिर कोई भी लोकल लैंग्वेज जिसमें भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो उसमें पढ़ा सकता है। और जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। पहला इंस्टीट्यूशन कैसा होता है? जो कि रिकग्निशन और एड जो है वो स्टेट से लेता है। मतलब कि स्टेट ने उसको रिकग्नाइज़ किया है कि हाँ जी आप एक माइनॉरिटी एजुकेशन हो और हम आपको पैसे भी दे रहे हैं। पहला इंस्टीट्यूट वैसा होता है। दूसरा इंस्टीट्यूट होता है जो कि सिर्फ रिकग्निशन मांगता है कि आपने रिकग्नाइज़ करा हुआ है किसी गवर्नमेंट से, स्टेट से, ठीक है जी, लेकिन वो एड नहीं लेता, मतलब वो पैसे नहीं लेता। तीसरा होता है इंस्टीट्यूशन जो कि ना रिकग्निशन मांगते हैं ना कि एड मांगते हैं स्टेट से। तो ये हो गए 3 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज़ के। तो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टाइप जो होते हैं वो उसकी जो रेगुलेटरी पावर है वो स्टेट के अंदर आती है। ठीक है जी, विद रिगार्ड टू सिलेबस प्रिस्क्रिप्शन। अब देखिए एजुकेशन जो है वो स्टेट का पार्ट रहता है, ठीक है, जिसमें अपने डाल सकते हैं। तो जो भी प्रिस्क्रिप्शन होगी सिलेबस से रिलेटेड, एकेडमिक स्टैंडर्ड, डिसिप्लिन, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ, जो भी है
उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो स्टेट देगा, पहले और फर्स्ट और सेकंड इंस्टीट्यूशन की है, और जो तीसरी टाइप की है वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन उसके जो कुछ करने का मतलब ये नहीं है कि जो बाकी लॉज हैं वो उनकी धज्जियाँ ही उड़ा दें, ठीक है जी। उसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, लेबर लॉ हो गया, इंडस्ट्रियल लॉ हो गया, टैक्स लॉ हो गया, इकोनॉमिक रेगुलेशन वगैरह, जो कि आपके बेसिक लॉज होते हैं काम करने के लिए, ठीक है जी, वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे, बाकी वो अपने रूल्स बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 32। दोस्तों ये है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो इसलिए ये हैं रिट्स। रिट्स बहुत ही कॉमनली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, समझने में भी इजी हैं और लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाता है जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब देखिए क्या है कि अनलाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो जुडिशल रिव्यू की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के बाद आई थी। मतलब एक केस लॉ हुआ था मरबरी वर्सेस मेडिसन, उसके बाद जो है वो जुडिशल रिव्यू की पावर आई थी अमेरिका में। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ नहीं है, उसमें पहले से ही रिट्स के बारे में ऑलरेडी ही मेंशन किया हुआ था। मतलब कि हमारे B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये वेरी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट है। अब देखिए दोस्तों, सपोज़ मैंने आपको राइट्स दे दिए सारे, सपोज़ इफ़ आई हैव कन्फर्ड ऑल द राइट्स टू यू, लेकिन उन राइट्स की वायलेशन हुई और मैंने कोई ऐसा राइट ही दिया ही नहीं आपको कि आप इसके बारे में अपने हक मांग सकें, ठीक है दोस्तों। इट्स जस्ट लाइक कि मैंने आपको कुछ चीज़ दे दी है, लेकिन अगर वो चीज़ वायलेट हो रही है तो उसके लिए मैंने तुम्हें कोई साधन ही नहीं दिया उस चीज़ से निकलने के लिए। तो ये आर्टिकल 32 जो है वो हमारा साधन है, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का। दोस्तों आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए है रेट्स का, और जो 226 है वो हाई कोर्ट के लिए है, जिसका एम्बिट जो है ज़्यादा हाई कोर्ट में है, ठीक है जी। तो अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि आर्टिकल 32 जो है वो बेसिक फीचर है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रल है, ठीक है जी। और इसमें 4 प्रोविज़न है। सबसे पहला प्रोविज़न क्या है, द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज गारंटीड। मतलब कि कभी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स कहीं पे भी वायलेशन होती है उसकी, तो हमारे पास पूरा अधिकार है, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रेट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल, ये सॉरी रेट्स नहीं है जी, ये रिट्स है, ठीक है जी, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है जी। तो मतलब ये इशू कर सकता है, डायरेक्शंस कर सकता है, ऑर्डर्स इशू कर सकता है और रिट्स इशू कर सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है, ठीक है जी, रखवाला। सिमिलरली हाई कोर्ट के पास भी हमारे पास वैसी ही पावर है, ठीक है जी। ये रिट्स शायद आज इसमें प्रॉब्लम आ गई है, माफ़ी चाहता है, ठीक है जी। तो रिट्स कौन कौन सी हैं, हेबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, सर्चरी है और क्वे वारंट है, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट है, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, रेट्स आ गए हुए हैं, पता नहीं आज क्या इशू हुआ है इसमें, बहुत माफ़ी चाहता हूँ, ऑफ ऑल काइंड्स, ठीक है जी। हाउएवर दिस कैन बी डन विदाउट प्रेजुडिस ऑफ अबव एनी पावर कन्फर्ड टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। इसका मतलब सरासर अगर देखा जाए तो क्या है, इसका मतलब हुआ कि पार्लियामेंट ने पूरी पावर दी हुई है कोर्ट्स को कि आप रिट्स और इशू कर सकते हैं डायरेक्शन या ऑर्डर्स किसी भी टाइप के, ठीक है जी। चौथा पॉइंट है, द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्शन अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। मतलब कि आप सुप्रीम कोर्ट में कभी भी जा सकते हैं, ये राइट आपसे कभी भी सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है जी। अगर मतलब एक वैसे तो प्रोसीजर होता है लॉ का कि आप एक कोर्ट से धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हाई कोर्ट ऑफ यूपी ने, ठीक है जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉकडाउन लगाओ, तो यूपी गवर्नमेंट एकदम से चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ से रिलीफ लेने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, ठीक है जी। अब देखिए आर्टिकल 226 जो है वो करता है, प्रोवाइड हाई कोर्ट्स विद रिट जुरिस्डिक्शन
रिट जुरिस्डिक्शन एज वेल, ठीक है जी। द रिट jurisdiction of high court is wider in the scope of that of supreme court, ठीक है जी। The high courts are authorized under article 226 to issue direction orders or rights to any person or authority include any government to enforce fundamental right for any other purposes। so अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो 226 का जो एम्बिट है, ठीक है जी, वो ज़्यादा है किससे, 32 से। चलिए अब आते हैं रेट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले है हेबियस कॉर्पस। इसका लेटेड ये एक क्या है कि इट इज़ अ लेटेंट टर्म है जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है जी। ये कब की जाती है नॉर्मली, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को डिटेन कर लिया गया है, अ पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन्ड एंड उस पर्सन को प्रोड्यूस करना है, ठीक है जी। तो उसके लिए हेबियस कॉर्पस यूज़ करती है। तो ये रेट कब इन्फोर्स होती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस ने आपको डिटेन कर लिया है, ठीक है जी, और 38 आवर्स हो गए हैं, ना कोई चार्जशीट हुई है, ना कोई मजिस्ट्रेट के सामने आया है, कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है। और तो फिर जो ये पर्सन आपका डिटेन हुआ है उसको लेके इनके जो रिलेटिव्स हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं कि सर इनको डिटेन कर लिया हुआ है इलीगली पुलिस ने, और देखिए ऐसे मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी प्रोड्यूस नहीं किया, 24 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला है। तो फिर जो कोर्ट जो है उसको एक्सेप्ट करके एग्ज़ामिन करती है, पहले एग्ज़ामिन करती है कॉज कि क्यों करा है, फिर लीगैलिटी देखती है। अब देखिए हमने पहले पढ़ा था कि 24 आवर्स के बीच में मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस होना ज़रूरी है, ठीक है जी। अब पुलिस को फिर समन करती है हाई कोर्ट, कहती है कि आपने क्यों नहीं करा है। अगर पुलिस ने कुछ ठीक किया है तब तो अगर ये लीगैलिटी जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि ठीक है कि नहीं। अगर ठीक किया है तो ठीक है, लेकिन अगर गलत है तो फिर उसकी आपकी बेल हो जाती है। जैसे इफ़ द डिटेंशन इज़ फाउंड टू बी इलीगल देन द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज़ एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। मतलब कि ये पब्लिक अथॉरिटी जैसे पुलिस ने करा है या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल किसी ने कब्ज़ा कर लिया हुआ है, मतलब कि किसी को हाउस अरेस्ट ही कर लिया हुआ है, तो ये दोनों पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों की तरफ है, ठीक है जी। तीसरा आता है द रिट ऑन द अदर हैंड इज़ नॉट इशूड वेयर द डिटेंशन इज़ लॉफुल, मतलब कि आपने लॉफुली किसी को डिटेन किया है। द प्रोसीडिंग इज़ फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट, मतलब कि आपने किसी कोर्ट की अवहेलना की है या फिर लेजिस्लेचर की अवहेलना की है उसके लिए, और डिटेंशन जो है वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दी हुई है, ठीक है जी। और चौथा है डिटेंशन इज़ आउटसाइड द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है जी। तो ये 4 पॉइंट्स हैं कि ये रेट जो है वो इशू नहीं हो पाएगी इन 4 पॉइंट्स पे, ठीक है जी। अब आते हैं मैंडमस। मैंडमस का लिटिल मीनिंग होता है वी कमांड, हम आपको बोल रहे हैं। और ये कमांड क्या है, ये कोर्ट इशू करती है किसको, पब्लिक ऑफिशियल को करती है, और उसको बोलती है टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़ दैट ही हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज़ टू परफॉर्म। मतलब कि फॉर एग्जांपल एसडीएम है, एसडीएम इज़ अ पब्लिक ऑफिशियल, ठीक है जी। तो कोर्ट ने कोई ऐसी चीज़ कॉग्निजेंस ले ली, कॉग्निजेंस का मतलब होता है आपने खुद ही मतलब उसके बारे में एक खुद ही पता कर लिया कि हम, मतलब कि कोर्ट की नॉलेज में है ये चीज़ कि हाँ जी ऐसी कोई चीज़ हुई है, ठीक है जी। कोर्ट ने वो सारी चीज़ देख ली है, या तो नॉलेज में है या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने कहा है कोर्ट में कि सर ये काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये काम नहीं हुआ है तो कोर्ट डायरेक्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एसडीएम एक पब्लिक ऑफिशियल है तो उसको डायरेक्ट करता है कि आपने ये काम करना है, ठीक है जी। और ये क्या है, एक पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, एक इन्फीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट को दी जा सकती है ये मैंडमस, ठीक है जी। तो अब ये क्या है, एक सेकेंड देखिए, हम देखते हैं मैंडमस का बहुत ज़्यादा यूज़ हम पीआईएल में भी देख लेते हैं। पीआईएल क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब कि कोई काम नहीं हो रहा है तो अभी जैसे हमने कॉग्निजेंस की बात करी थी, हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट है वो खुद ही उस पर कॉग्निजेंस लेके वो फिर आगे इन्वेस्टिगेट करके ऑर्डर्स पास करता है, ठीक है जी। और ये टाइम टू टाइम होता है, ठीक है जी।
तो जो ये रिट है, रिट ऑफ मैंडेमस है, वो कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हो सकती, ठीक है जी, टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पोजेस स्टैट्यूटरी फोर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट की कोई इंस्ट्रक्शंस हैं 1 2 3, हर चीज़, हर डिपार्टमेंट के कुछ लॉज होते हैं, अगर वो लॉ उसमें उस पर्टिकुलर लॉ के अंतर्गत कोई काम नहीं हो पाएगा तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसमें नहीं कर सकता। देखिए हर डिपार्टमेंट के अपने लॉज होते हैं, ठीक है जी। अब जैसे कि और तीसरा पॉइंट क्या है, व्हेन द ड्यूटी इज़ डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी। मतलब कि डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कि कोई ऐसा ऑफिसर वो समझता है, सूटेबल समझता है कि ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं, मतलब उसके हाथ में है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, ठीक है जी, मतलब कि वो अपने सूझबूझ के हिसाब से वो कर रहा है, तो तब ये नहीं हो सकती। और अगला पॉइंट क्या है, टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। मतलब कि आपके किसी के बीच में 2 कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है तो उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, कोर्ट उसको फोर्स नहीं करेगा। और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नर्स के अगेंस्ट नहीं है, उनको भी नहीं बोला जा सकता। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशल कैपेसिटी, उनको भी नहीं फोर्स किया जा सकता, और लेजिस्लेचर को भी नहीं फोर्स किया जा सकता, ठीक है जी, क्योंकि है तो ये बेसिकली पब्लिक बॉडी ही, तो इनको फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक लगाना। इसका लिटरली मीनिंग क्या है, तो टू फॉरबिड। इट इज़ इश्यूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। मतलब एक हायर कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को करता है। अब लोअर कोर्ट कौन सा हो गया, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो गया, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स हो गए, या फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के जज जो हो गए उनके का, या JMIC हो गया, ठीक है जी। ये एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को करता है या ट्रिब्यूनल को, ताकि वो ज्यूरिसडिक्शन जहाँ पे हो, ठीक है जी, कहीं की ज्यूरिसडिक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, उसका पर्टिकुलर केस है, लेकिन जो ज्यूरिसडिक्शन है वो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की नहीं आती है, लेकिन उसमें उन्होंने कोई पर्टिकुलर ऑर्डर दे दिया है, तो वो ज्यूरिसडिक्शन का जहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पे प्रोहिबिशन लगाते हैं, और वो कौन देता है, हाई कोर्ट, ठीक है दोस्तों। तो जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो इशूड होती है अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़, ठीक है जी, क्वासी और जुडिशियल क्वासी अथॉरिटी के लिए। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ और प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडीज़ के खिलाफ नहीं हो सकती, ठीक है जी। इट इज़ नॉट अवेलेबल अगेंस्ट दीज। और ये तभी इशू होती है जब एक एरर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होता है, एरर ऑफ लॉ के लिए नहीं है। एरर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन क्या है कि ये 2 ज्यूरिसडिक्शन हैं, ठीक है जी, इसमें डिसाइड नहीं कर पाया कि ये केस किसके ज्यूरिसडिक्शन में है, तो उस पे आएगा, लेकिन एरर ऑफ लॉ पे नहीं होगा, ठीक है जी। अब आते हैं सर्चरी पे। सर्चरी क्या है, इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। मतलब कि आपको एक सर्टिफिकेशन देनी है या फिर इन्फॉर्म करना है। और ये हायर कोर्ट किसको, लोअर कोर्ट को करता है या ट्रिब्यूनल को, टू ट्रांसफ़र अ केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ और स्क्वैश द ऑर्डर टू ऑफ लेटर इन द केस। जैसे कि मैं हाई कोर्ट हूँ और मैं बोलता हूँ कि आप अपना केस हमें सौंप दीजिए, या फिर आपका जो ऑर्डर है उसको हम कैंसिल कर रहे हैं, ये गलत किया हुआ है, ठीक है जी। और ये किस लिए होता है, इट इज़ इश्यूड इन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और एरर ऑफ लॉ। देखिए इसमें आ गया एरर ऑफ लॉ, ठीक है जी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार कोई जैसे कोई कोर्ट है, छोटा कोर्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का कोर्ट है, उन्होंने कोई जजमेंट दी है या किसी इस तरीके की है और वो जजमेंट गलत है, और इसमें आप रिट डाल देते हो सर्चरी की, और हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं गलत है, या फिर कोई आपको हाई कोर्ट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर केस किसी जज के पास है जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर कोई किसी भी रीजंस की वजह से, ज्यूरिसडिक्शन हो या एरर ऑफ लॉ की वजह से, तो हाई कोर्ट उसमें पूरा संज्ञान लेता है, ठीक है जी। अब इसमें क्या कहता है, इट कैन बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ अफेक्टिंग द इंडिविजुअल राइट। मतलब ये जुडिशियल अथॉरिटी हो गया, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हो गया,
एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो गया, उस पे रिलेटेड है। और ये लेजिस्लेटिव बॉडीज़, मतलब कि आपके जो स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हो गए, ठीक है जी, और प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी के लिए नहीं है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, मूविंग हॉर्ड। अब ये कहता है कि सर्जरी कांट बी इशूड टू सबॉर्डिनेट और सुपीरियर कोर्ट। फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट में जैसे कि आप बैठे हुए हैं, तो अगर आप एक जज हैं तो आप दूसरे जज को ये नहीं बोल सकते कि अपना केस मुझे दे दे, ठीक है जी। या फिर एक मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के कोई बेंच बैठा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज, एक जज जो है वो दूसरे जज को नहीं बोल सकते कि आप अपना केस हमें दे दीजिए, अगर आपकी जो जजमेंट है वो गलत है। अगर कभी भी इस तरीके का आता है तो फुल बेंच बैठता है, जिसमें कि चीफ जस्टिस जो हैं वो डिसाइडिंग अथॉरिटी होते हैं, या तो ऐसी चीज़ होती है हाई कोर्ट में, नहीं तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई की जाती है, ठीक है जी। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप दोनों इकट्ठे एक ही पावर पे हैं तो वो इशू नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो ये वही कि एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट को सर्जरी नहीं कर सकता, ठीक है जी। अब आते हैं क्यो वारंटो पे। क्यो वारंटो का मतलब होता है व्हाट अथॉरिटी और वारंट। तो इसमें बेसिकली अथॉरिटी के बारे में डिस्कस किया कि किस अधिकार से आपने किया है। तो इसमें क्या करते हैं, टू इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन और पब्लिक ऑफिस की, मतलब कि किस अधिकार से आपने किया है, पब्लिक ऑफिस से रिलेटेड होते हैं और ये, ठीक है जी। अब ये क्या है कि द लॉ डिस्टिंग्विशेस बिटवीन एलिजिबिलिटी एंड सुटेबिलिटी। तो रिट ऑफ क्यो वारंटो जो है वो किसको अवेलेबल है, जब एक पर्सन जो है वो एलिजिबल है किसी पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस में आने के लिए कि नहीं, ठीक है जी। मतलब कि वो एलिजिबिलिटी देखता है कि किस अधिकार से किस पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस ने वो आपका जो भी आपने ऑर्डर्स पास करे हैं वो ठीक है कि नहीं। वो बेसिकली क्या चेक कर रहा है, वो बेसिकली आपकी लीगैलिटी ऑफ पर्सन और पब्लिक ऑफिस देखता है, ठीक है जी। अब ऐसा नहीं है कि जो काम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से होना है वो काम एसपी ऑफिस से हो रहा है, ठीक है जी, डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो वो लीगैलिटी देखता है पब्लिक ऑफिस की। और ये जो रिट है इट कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ सब्सटैंटिव पब्लिक ऑफिस और परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। तो ये आ गया, ठीक है जी। और ये क्या, इट कैन नॉट बी इशूड इन केसेस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस क्या क्या है, ये देखिए डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस हो गया, एसपी हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हो गया। लेकिन कोई मिनिस्ट्रियल ऑफिस है या प्राइवेट ऑफिस उसके अंतर्गत नहीं होगा, ठीक है जी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे रिट्स फिनिश हो गए हैं। हम आर्टिकल 32 भी ख़त्म कर लिए, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।